गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाश्चात्य राजनीति विचारकों में अरस्तु, जो कि राजनीति विज्ञान के जनक हैं, इनका अगला जो बिंदु है उसमें हम दास्ता के बारे में अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में अरस्तु के दास्ता संबंधी विचारों के अध्ययन करेंगे। अरस्तु की जो सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था में अरस्तु 3 प्रकार की बातें बताता है कि अरस्तु के अनुसार किस प्रकार का समाज होगा। तो इस सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहले अरस्तु बताता है दास प्रथा, उसके बाद में बताता है संपत्ति, और तीसरा जो है महत्वपूर्ण है परिवार। अरस्तु की सामाजिक व्यवस्था के बारे में 3 प्रकार के विचार हैं, दास्ता संबंधी, संपत्ति संबंधी और परिवार संबंधी। तो हमें देखते हैं कि अरस्तु राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था पर भी अपने विचार प्रस्तुत करता है। अरस्तु की जो प्रसिद्ध पुस्तक है पॉलिटिक्स जो अरस्तु की प्रमुख पुस्तक है, उसके 8 अध्याय हैं। उस अध्याय में पहला जो अध्याय है उसमें दास्ता संबंधी विचार अरस्तु बताने की कोशिश करता है। तो अरस्तु के दास्ता संबंधी जो चिंतन है, विचार है, इस वीडियो में हम उसका अध्ययन करेंगे। तो पहली बात यह हुई कि अरस्तु की जो सामाजिक व्यवस्था है उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, दास प्रथा, संपत्ति संबंधी विचार और परिवार संबंधी विचार। ये अरस्तु की सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत आएंगे। तो अरस्तु की जो दास प्रथा है वो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स के प्रथम भाग में वर्णित है। अरस्तु ने दास्ता संबंधी विचार प्लेटो से ग्रहण किए हैं, क्योंकि प्लेटो दासों से घृणा करता था, इसलिए अरस्तु ने इस विषय पर ज़्यादा चर्चा करने की बात करी है। अरस्तु दास वर्ग को समाज के लिए एक आवश्यक और उपयोगी मानता है, इस कारण वह दासों पर विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करता है। तो हम देखते हैं अरस्तु के अनुसार पारिवारिक व्यवस्था के लिए सजीव और निर्जीव 2 प्रकार के साधनों की आवश्यकता होती है। अरस्तु कहता है कि अपने पारिवारिक जीवन को चलाने के लिए हमें सजीव और निर्जीव 2 तरह की वस्तुओं या साधनों की आवश्यकता होती है। अरस्तु कहता है कि चल अचल संपत्ति और अन्य सामान निर्जीव संपत्ति के रूप में आएंगे, जबकि दास जो होंगे वो कार्य करने वाले एक सजीव साधन के रूप में आएंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अरस्तु ने पारिवारिक व्यवस्था को चलाने के लिए 2 प्रकार के साधनों की बात करी है, सजीव और निर्जीव। तो सजीव में अरस्तु दास को रखता है, जबकि निर्जीव के अंदर चल अचल संपत्ति और अन्य निर्जीव साधन जो होते हैं वो निर्जीव साधनों की श्रेणी में आएंगे। अरस्तु लिखता है कि जिस प्रकार वीणा आदि यंत्रों के बिना उत्तम संगीत नहीं बन सकता, उसी प्रकार से दास के बिना भी स्वामी का जीवन उत्तम नहीं हो सकता। कुल मिला के अरस्तु यहाँ ये कहना चाहता है कि दास जो प्रथा है उससे स्वयं के लिए भी अच्छी है, समाज के लिए भी उपयोगी है। अर्थात अरस्तु के अनुसार दास प्रथा का जो औचित्य है वो समझाने की कोशिश अरस्तु ने अपने दास्ता संबंधी विचारों में प्रस्तुत करने की कोशिश करी है। अब हम देखते हैं अगला जो हमारा बिंदु है कि अरस्तु के अनुसार दास्ता का क्या मीनिंग है। अरस्तु के अनुसार दास कौन है, इस बारे में अरस्तु कहता है कि अरस्तु के अनुसार दास वह है जो स्वयं का ना होकर दूसरों का है, अर्थात वो खुद का नहीं है, किसी दूसरे के लिए बना है। उसका मस्तिष्क भी स्वयं का नहीं होकर के दूसरों के लिए है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि दास को उसका स्वामी चलाता है, अर्थात जो ज़्यादा बुद्धिमान है वो स्वामी दास को आगे चलाने की कोशिश करता है, या स्वामी के कहे अनुसार दास आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अरस्तु दास्ता के 3 अर्थ बताता है। तो पहला अर्थ ये हुआ कि जो स्वयं का नहीं दूसरों का है वो दास है अरस्तु के अनुसार, यानी जो स्वयं का नहीं है दूसरों का है वो क्या है, दास है। दूसरी बात है जो मस्तिष्क से शून्य है। यहाँ मस्तिष्क से शून्य मतलब है कि उसमें विवेक कम है, या विवेक या अर्थात बुद्धि उसमें कम है। तीसरी बात है यह है परिवार की एक सजीव संपत्ति के रूप में अरस्तु देखता है। तो हम ये कह सकते हैं कि
अरस्तु के अनुसार दास्ता का 3 शब्दों में 3 अर्थों में अर्थ बताया गया है। पहला जो स्वयं का नहीं है, दूसरों का है, वो दास है। जो मस्तिष्क से शून्य है वह दास है, और जो परिवार की सजीव संपत्ति है उसको दास की श्रेणी में रखा गया है। अब अरस्तु आगे अपनी जो पॉलिटिक्स रचना है उसमें दासता संबंधी विचारों के पक्ष में निम्नांकित तर्क देता है कि दासता का जो पक्ष है यानी दासता होनी चाहिए, इसके पक्ष में अरस्तु 3 बातें बताता है, 4-5 बातें बताता है। उनको हम अभी पॉइंट वाइज अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। अरस्तु के अनुसार दासता प्राकृतिक है। पहला जो बिंदु है वो ये है कि दासता प्राकृतिक है, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है कि जो उत्कृष्ट व्यक्ति होता है वो निकृष्ट व्यक्ति या शासन व्यवस्था करता है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि उत्कृष्ट व्यक्ति जो होता है, जो ज़्यादा बुद्धिमान विवेकशील होता है, वो कम बुद्धिमान व्यक्तियों पर शासन करता है। व्यक्ति असमानता प्राकृतिक नियम है। व्यक्तियों के अंदर जो असमानता पाई जाती है वो प्राकृतिक नियम है। कोई बुद्धिमान है, कोई बहुत ज़्यादा होशियार है, कोई कमज़ोर है। कुछ मेधावी होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, स्वस्थ होते हैं, जबकि कुछ मंदबुद्धि हो सकते हैं, कमज़ोर हो सकते हैं। तो ये प्रकृति ने ही असमान व्यवहार किया है, अतः दासता प्राकृतिक है। कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि दासता प्राकृतिक है, अर्थात दासता जो कंसेप्ट है वो प्रकृति की देन है, क्योंकि कुछ व्यक्ति बहुत होशियार होते हैं, बहुत मजबूत स्वस्थ होते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति मंदबुद्धि और कमज़ोर भी हो सकते हैं। दूसरी बात है कि दासता संपूर्ण समाज के लिए लाभप्रद है। अरस्तु कहता है कि दासता का जो कंसेप्ट है वो संपूर्ण समाज के लिए एक फ़ायदे की चीज़ है, क्योंकि दास वर्ग स्वामी की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा कर उन्हें अवकाश प्रदान करता है, जिससे वे अपना नैतिक और बौद्धिक विकास कर सकें और शासन कार्यों में अधिक से अधिक भाग ले सकें, और जिससे समाज का कल्याण हो सकता है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि दासता सभी के लिए आवश्यक है, लाभप्रद है। दास वर्ग जो होगा, स्वामी जो अपने घरेलू कार्य होते हैं, घरेलू आवश्यकताएं जो होती हैं, उनको पूरा करने के लिए उसको अवकाश मिलेगा। अर्थात अवकाश का मतलब अरस्तु के अनुसार ये है कि वो प्रशासनिक कार्य कर पाएगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि अगर स्वामी के पास दास होंगे तो वो अपने जो भौतिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने में वो ज़्यादा समय नहीं लगाएगा, और अपने नैतिक और बौद्धिक विकास करने के साथ साथ वो समाज का कल्याण करने में अधिक से अधिक समय लगाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दासता समाज के लिए एक लाभप्रद है। दूसरी बात हम करते हैं, जो दूसरा बिंदु आएगा ये अरस्तु इसके पक्ष में निम्नांकित तक देता है। 2 हमने पढ़ लिए हैं। तीसरा जो तर्क है वो देखने की कोशिश करते हैं हम। दासता स्वयं दासों के लिए भी लाभप्रद है। अरस्तु कहता है कि दासता का जो कंसेप्ट है वो स्वयं दास के लिए भी लाभप्रद है, क्योंकि वह जब विवेक शून्य व्यक्ति किसी विवेकशील व्यक्ति के संपर्क में रहता है लगातार, यानी अर्थात स्वामी के संपर्क में रहेगा, क्योंकि स्वामी विवेकशील प्राणी है तो उसके संपर्क में रहेगा, तो उसमें भी धीरे धीरे विवेक का संचार हो सकता है, ऐसा अरस्तु का मानना है। काले के साथ बैठेंगे तो काला लगेगा और अच्छे साथ बैठेंगे तो, यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि संगत का प्रभाव पड़ेगा। जिस प्रकार की आपकी संगत है, जिस प्रकार से आप जिस प्रकार रहते हैं, उसका आपके परिवेश पर, आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर, आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। अर्थात हम जिस प्रकार के पर्यावरण में रहते हैं उस प्रकार का हमारे स्वास्थ्य पे भी और हमारा जो व्यक्तित्व विकास है उस पर प्रभाव पड़ता है। अरस्तु आगे कहता है, अरस्तु के समय दासता यूनानी अर्थव्यवस्था का मूल आधार थी, इसलिए इसे नकारा नहीं जा सकता। समाज में सामंजस्य इससे बना रहता है। जब उत्कृष्ट व्यक्ति ने निकृष्ट पर शासन करने की बात आती है तो ये कुल मिला के कह सकते हैं कि दास प्रथा से समाज के अंदर समन्वय की स्थिति बनी रहती है। आगे देखते हैं, दासता वीरता की भावना का भी संचार करता है, क्योंकि दासता से बचने के लिए व्यक्ति युद्ध में वीरता से लड़ते हैं। दासता आगे बताएंगे हम। दासता के कई प्रकार होते हैं। दासता के प्रकार अर्थात उस दासता से मैं किसी युद्ध में हार जाऊंगा तो मैं उस व्यक्ति का दास बन जाऊंगा। इससे बचने के लिए व्यक्ति युद्ध में वीरता से कार्य करता है या वीरता से लड़ते हैं। यह यदि वह पराजित हुआ
तो उसे दास बना लिया जाता है। इस डर से व्यक्ति युद्ध के अंदर अच्छी तरह से सक्रिय भूमिका निभाता है और युद्ध जीतने की कोशिश करता है। अंतिम जो इसका तर्क है वो है, विवेक के सिद्धांत के अनुरूप जिस प्रकार शरीर पर नियंत्रण आत्मा रखती है, उसी प्रकार दास स्वामी पर नियंत्रण रखने का कार्य भी कर सकता है। अगला हम देखते हैं कि अरस्तु के अनुसार दासता के प्रकार कौन कौन से हैं। अरस्तु मोटे रूप से 2 प्रकार की दासता की बात करता है, दासता प्राकृतिक दासता और दूसरी कानूनी दासता। जो युद्ध में पराजय से प्राप्त व्यक्ति होते हैं, मान लो ए और बी आपस में युद्ध कर रहे हैं, बी के अगर दास या सैनिक ये युद्ध हार जाते हैं तो ये जो सैनिक बच गए वो ए के दास कहलाएंगे, अर्थात ए के दास होंगे। ऐसे जो दास होते हैं उनको कानूनी दासता की श्रेणी में हम रखते हैं। और पहला जो दास की श्रेणी अरस्तु ने बताई, प्रकार बताया है, वो प्राकृतिक दासता है। इसके बाद में आगे देखते हैं, अरस्तु ने दासों के संरक्षण की व्यवस्था भी करता है। इसका मतलब यह हुआ कि अरस्तु केवल दास ही नहीं बनाता, वो साथ साथ यहाँ दातनी है, ये दास है। दासों के संरक्षण अर्थात उनके जीवन जीने के लिए भी वो उपलब्ध संसाधन व्यवस्था उपलब्ध करवाने की कोशिश करता है। मतलब उनकी भी वो सुरक्षा की बात करता है कि दास हैं, अच्छी बात है, लेकिन दास का मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल एक जीरो टाइप में होंगे। उनकी भी अरस्तु दासता सुरक्षा करने की बात करता है। वो कहता है कि स्वामी को दासों के साथ साथ पुत्र व्यवहार करना चाहिए। दूसरी बात कहता है, विवेक या बुद्धि के आने पर दासों को मुक्त कर देना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि संगत का असर पड़ता है, तो अरस्तु कहता है कि जब दास है और धीरे धीरे उसमें अगर बुद्धि का संचार हो जाता है, अर्थात वो उसका मस्तिष्क अपने लिए कार्य करने लग जाता है या विवेकशील हो जाता है, तो स्वामी को उसको दासता से मुक्त कर देना चाहिए। अंतिम बात जो बताना चाह रहा है, अरस्तु के अनुसार यूनानियों को कभी भी दास नहीं बनाया जा सकता। अरस्तु यहाँ अर्थात क्योंकि अरस्तु यूनानी था, वो कह रहा है कि यूनानी कभी दास नहीं बन सकते। यहाँ एक अरस्तु में जातीय अहंकार की भावना उभर कर सामने आती है। जातीय अहंकार है क्योंकि अरस्तु स्वयं भी यूनानी था, तो दास तो कोई बन सकता है, लेकिन उसने यूनानी जाति के व्यक्तियों को दास बनने के लिए मना किया है, जो कि आगे चलकर इसकी हम आलोचना कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि अरस्तु की जो दासता संबंधी जो विचार हैं, इसकी आलोचना क्या हो सकती है। इसमें दासता प्राकृतिक है, इसकी वैज्ञानिक रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती। यह जो वर्तमान में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं हैं उसमें समानता का विरोध करता है, अर्थात सभी व्यक्तियों को वर्तमान की शासन व्यवस्थाओं में समान माना गया है, चाहे वो व्यक्ति बहुत मेधावी हो या मंदबुद्धि हो। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि दासता प्राकृतिक नहीं होती है, अर्थात इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। दूसरी बात है, अरस्तु के दासता संबंधी विचारों में विरोधाभास पाया जाता है। पहली बात तो ये हुई कि दासता प्राकृतिक है, इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। दूसरी बात है विरोधाभास पाया जाता है, क्योंकि एक तरफ तो वह कहता है कि दासता प्राकृतिक है और दूसरी तरफ कहता है कि दास व्यक्ति के विवेक में, अगर दास कोई व्यक्ति है, अगर उसमें विवेक आ जाए अर्थात उसमें बुद्धि आ जाए तो उसे दासता से मुक्त कर देना चाहिए। तो दासता जब प्राकृतिक थी, अर्थात मंदबुद्धि और मेधावी 2 ग्रेड श्रेणियां बना दी गई, लेकिन वो कहता है कि अगर उसके अंदर बुद्धि आ जाए तो उसको दासता से मुक्त कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दासता संबंधी विचार हैं जो अरस्तु के, उसके अंदर कंट्रोवर्सी पाई जाती है। एक बात आप इधर हाँ भी कर रहे हैं और आगे जाकर मना भी कर रहे हैं। अगला बिंदु देखते हैं, अरस्तु के दासता संबंधी विचार अमानवीय एवं अलोकतांत्रिक हैं। वो किस प्रकार से हैं? जिन्हें किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। बारकर कहता है इस संबंध में कि अरस्तु के दासता संबंधी विचार त्यागने योग्य हैं, अर्थात ये वर्तमान के शासन व्यवस्थाओं के रूप में देखने के लिए सही नहीं है, क्योंकि आज जो है सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर मंदबुद्धि है तो उसको आप दास बना लो, ऐसा संभव वर्तमान शासन व्यवस्था में नहीं है। तो बारकर यहाँ ठीक ही कहता है कि अरस्तु के दासता संबंधी विचार वर्तमान की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में त्यागने योग्य हैं। इसकी आलोचना के अंदर हमने 2-3 बातें पढ़ी, और एक चीज़ अपन इसमें यह भी कर सकते हैं
कि ये वर्तमान की स्वतंत्रता और समानता की धारणाओं के विरुद्ध है। वर्तमान की जो शासन व्यवस्थाएं हैं वो स्वतंत्रता पर आधारित है और समानता पर आधारित है। अरस्तु की दास्ता संबंधी जो अवधारणा है वो वर्तमान की स्वतंत्रता और समानता की जो धारणा है उसके विरुद्ध में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जातिगत अहंकार से ये पूर्ण है, क्योंकि इसमें अरस्तु के दास्ता संबंधी विचारों में स्वार्थ ही नहीं, जातिगत अहंकार भी व्यक्त होता है। उनका यह कथन कदापि युक्तियुक्त नहीं लगता कि युद्धबंदी बर्बर हो तो उन्हें दास बनाना उचित है, किंतु यह यदि यूनानी हो तो उसको कभी भी दास नहीं बनाया जा सकता। तो कुल मिला के कह सकते हैं हम कि अरस्तु की जो दास्ता है उसके अंदर जातीय अहंकार की बू आती है। अर्थात अरस्तु कहता है कि अगर हमने युद्ध किया और उस युद्ध के अंदर कोई बर्बर युद्धबंदी भी हो तो उसको दास बना लिया जाए, लेकिन अगर उनमें से कोई यूनानी हो तो उसको दास नहीं बनाया जा सकता। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अरस्तु के अंदर जातीय अहंकार भरा हुआ है, या इस कंसेप्ट के आधार पर उसमें जातीय अहंकार की बू आती है। तो इसमें थियोडोर नाम का एक विद्वान है, उन्होंने कहा है, वो कहना चाहते हैं कि दास्ता के बचाव के नाम पर यहाँ जातिगत अहंकार की पुष्टि की गई है, ऐसा थियोडोर कहते हैं। तो हमने इसकी आलोचना, इसके दो प्रकार बताए, दास्ता प्राकृतिक है और दास्ता कानूनी है। दास्ता का हमने अर्थ समझने की कोशिश करी, और अंतिम रूप से हम ये कह सकते हैं कि जो इसका महत्व है, उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद भी अरस्तु की दास्ता संबंधी विचारों का महत्व है, क्योंकि इसमें, इस सिद्धांत के अंदर एक चीज़ हमें देखने को मिलती है, वो है श्रम विभाजन का गुण, कि एक व्यक्ति ये कार्य करेगा, दूसरा व्यक्ति ये कार्य करेगा। अगर सारे व्यक्ति एक ही कार्य करने लगे तो दूसरा कार्य कौन करेगा? तो इस आधार पर हम इसकी इम्पोर्टेंस जान सकते हैं कि अरस्तु की इस जो थ्योरी है दास्ता की, उसके अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण बात अगर कोई है तो वो है श्रम का विभाजन। काम बांट के काम किया जाए तो काम अच्छा हो सकता है। इस वीडियो में हम